हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर और साथ साथ हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू के बीच में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसकी शुरुआत हम करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें क्या है, गिवन द डिमांड फंक्शन Q माइनस 5P प्लस में 100, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक यहां से ये बात समझते हैं पहले कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। हम सभी बात जानते हैं कि प्राइस का डिमांड से काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। वो क्या कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाती है और अगर प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम वही सेम है, प्राइस बढ़ गए हैं तो मैं कम चीज खरीद पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस कम हो गए तो मेरी परचेसिंग पावर सेम इनकम में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। आई बात समझ में? तो इसी हमने यहां से क्या सीखा कि प्राइस और डिमांड में काफी एक इंपॉर्टेंट क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। और वो किस रेट से अफेक्ट करता है, यानी कि प्राइस जो है वो किस रेट से अफेक्ट करता है किसको, डिमांड को, उसको हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट में। तो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अब यहां पे लिखा गया था गिवन दैट डिमांड फंक्शन ये रहा, डिमांड फंक्शन ये रहा Q, जहां पे हमारी क्वांटिटी है माइनस का 5P प्लस में 100 ये आ गया। अब यहाँ पे फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें निकालना है प्राइस, यानी कि हमें ईडी निकालना है, जहां पे फॉर्मूला होता है डेल्टा dq अपॉन में dp मल्टीप्लाई में p अपॉन q। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वैसे यहाँ पे नेगेटिव भी लगता है, वो इसलिए क्योंकि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम हो जाता है और प्राइस कम होते हैं डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूला हो गया, तो हमें कम से कम चार चीज चाहिए होंगी क्या निकालने के लिए, ईडी निकालने के लिए। चार चीज तो नहीं, मतलब डेरिवेटिव चाहिए और p मल्टीप्लाई में q चाहिए। अगर हमारे पास तीन चीज मिल जाती है तो हम आराम से ईडी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, q हमारे पास ये रहा, q है हमारा इस क्वेश्चन में माइनस का 5p प्लस में 100। हमें निकालना है क्या है यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये निकालना है। और प्राइस q, प्राइस हमें गिवन है पहले से ही 5 है। तो पहले काम कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, किसका, dq अपॉन dp का, कि q का डेरिवेटिव करना है हमें p के रिस्पेक्ट में। तो बस ये कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास ये तो अवेलेबल हो ही जाएगा। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं p के रिस्पेक्ट में, तो q का तो हो जाएगा dq अपॉन में dp, यानी q का डेरिवेटिव कर दिया हमने p के रिस्पेक्ट में। माइनस 5 p क्या हो जाएगा, माइनस 5 क्या है, एक कांस्टेंट जो किसमें है, मल्टीप्लाई में, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है वो u का भी रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 5 का कांस्टेंट था u का, p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो माइनस 5 मल्टीप्लाई में 1, और सो क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 हो गया, माइनस का 5 हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, dq अपॉन में dp, ये हमारे पास आंसर है माइनस का 5। अब सोल्व कर लेते हैं इसे। तो ईडी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस dq कितना है, dq अपॉन dp दे रखा है यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में p हमारे पास कितना है, 5 है, q और निकाल लेते हैं। अब q कहां से आएगा, देखो p 5 है, इक्वेशन ये रही क्वांटिटी की, यहां पुट कर दो। जब p के लिए मैं यहाँ पे रखूंगा तो माइनस 5 गुणा में 5 प्लस में क्या आएगा 100, माइनस 5 गुणा में 5 कितना हो गया, माइनस का 25 प्लस में 100, प्लस माइनस माइनस 100 में से 25 गए 75, तो यहाँ पे आ गया 75। कुछ कट रहा है तो काट लो, तो यहां से आ गया माइनस माइनस प्लस 5, 5 5 यहाँ है 75, ठीक है, एक मिनट, यहां से 75 आ गया, हाँ ठीक है। अब सोल्व कर लो बस इसे, 5 5 25, 25 बटे 75। अब 25 के पाने 75 कितने पे आता है, जिनको टेबल आती है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बस में टेबल नहीं सीखी है वो दिक्कत नहीं है, वो अब सीख लेना, ठीक है, याद कर लेना, वरना पहले 5 से काट लेना, वो और इजी पड़ जाएगा। तो 25 के पाने 75 होता है 3 पे, तो हमारा आंसर आ गया है 1/3, और 1/3 यानी कि 0.33, खत्म। ये हमारे पास आ गया है इस क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक कंसेप्ट भी होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पर उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी, अभी उससे बात करनी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। और एक बात का ध्यान रखना, ये तो था कि जब डेरिवेटिव यूज करना था, कई बार ना इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव नहीं भी दिया होता है, मतलब क्या बिना डेरिवेटिव के भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये निकालना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे।
तो ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस, ठीक है, यहां पे आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। ये तो हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केस में, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है। डेल्टा क्यू निकालने का तरीका क्या होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो डेल्टा क्यू को? डेल्टा क्यू कभी भी निकालना हो तो क्या करोगे, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू में चेंज। और किसी भी चीज में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि फाइनल में से, यानी कि जो नई क्वांटिटी आई है Q1 में से Q को माइनस कर दो, जहां पे Q1 क्या होता है, नई क्वांटिटी, Q क्या होती है, इनिशियल क्वांटिटी। ऐसे आपको डेल्टा P निकालना है, तो डेल्टा P क्या होगा, प्राइस में चेंज, यानी और वो कैसे आएगा, नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस कर दो। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है और आपको ऐसे करना पड़ेगा उस सवाल को। ठीक है, अब यहां पर देखो रिलेशन बिटवीन एसी एमसी। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रिलेशनशिप समझ लेते हैं किसकी, एसी की यानी कि एवरेज कॉस्ट की, एमसी और मार्जिनल कॉस्ट की। तो क्या रिलेशन होता है वो देखो, एसी का ग्राफ यहां पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, एमसी का भी गिर रहा है, फिर बीच में उठना शुरू हो गया, और एसी का भी यहां से उठना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से देखना एक बात को, वो क्या कि जब एमसी गिर रहा था, जब एमसी गिरा, ठीक है, तो गिरा तो एसी से तेज गिरा, मतलब एसी से काफी तेज नीचे आया। ठीक है, और ये वो पॉइंट है, मतलब जब एसी भी डिक्रीज कर रहा था, एमसी भी डिक्रीज कर रहा था, पर एमसी एसी से फास्ट डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो ये तो वो हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है, जब एसी बराबर आ गया एमसी के, जब दोनों इक्वल है। उसके बाद जब एमसी बढ़ने लग गया और एसी बढ़ने लग गया, तो एमसी एसी से तेज बढ़ने लग गया। अभी बस समझ में, इसका मतलब क्या सीखा हमने यहां से कि जब एमसी गिरता है तो एसी से ज्यादा गिरता है। ठीक है, जब फिर पॉइंट क्या था, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, और फिर जब एमसी बढ़ता है तो एसी से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये वो पॉइंट है, ये वो स्पेस है जहां पे एमसी ग्रेटर देन है एसी से। ठीक है, ये वो जगह है जहां पे एमसी लेस देन है एसी से, और बीच में ये एक स्पेस आया जहां पे क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट की मार्जिनल कॉस्ट से रिलेशनशिप। अब आता है हमारे पास अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्यू विजिट्स इज गिवन बाय इक्वेशन, मतलब क्यू कोई भी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो टीसी का फॉर्मूला दे रखा है, टीसी में दे रखा है, कितना है 100 क्यू स्क्वायर, 500 क्यू और 5000 एट क्यू बराबर 10। हमें तीन चीज निकालनी है, टोटल कॉस्ट तो है हमारे पास, हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो भी क्वांटिटी 10 पे। तो पहले मैं काम करता हूं, टीसी है तो मैं टोटल कॉस्ट ही निकाल लेता हूं पहले। तो ये तो है टोटल कॉस्ट का फंक्शन। तो क्वांटिटी कितनी है, 10 है, मैंने 10 रख लिया यहाँ पे, तो 100 यहां पे जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 500 चूंकि क्या कितना जाएगा 10, और यहाँ पे है 5000। जब सोल्व करूंगा मैं इसे, 5000 था ना, ये 5000 आ गया, तो 100 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 100, तो यहां से भी 100 आ गया। ठीक है, प्लस में यहां पे कितना है 500 गुना में 10 कितना हो गया 5000, और प्लस में ये भी कितना है 5000। ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया, 10 गुना 10 हो गया हमारा 10000, 10000 प्लस में ये भी दोनों भी क्या बन जाएंगे 10000, 10000 और 10000 क्या हो जाएगा 20000। तो ये हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट जो आया है। अगर क्वांटिटी 10 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा 20000 रुपए क्या होगा, खर्चा होगा। अब समझते हैं कि हम यहां से एसी कैसे निकालेंगे और एमसी कैसे निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं एमसी, या फिर एसी निकालो पहले। एसी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, टीसी को यानी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन तो ये रहा हमारे पास, इसको डिवाइड करना है क्वांटिटी से, क्वांटिटी है क्यू, तो 100 क्यू स्क्वायर प्लस में 500 क्यू प्लस में 5000 डिवाइड बाय क्वांटिटी। जब डिवाइड करूंगा तो ये क्वांटिटी सबके अपॉन में आ जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा 100 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू, 500 क्यू अपॉन में क्यू और 5000 अपॉन में क्यू। तो यहां पे एक क्यू से क्यू कट गया, यहां पे क्यू से क्यू पूरा कट गया। जब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, अब वैल्यू और पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। अब जब वैल्यू पुट करूंगा 100 यू का यू, ठीक है, या फिर इसी तरह भी कर सकते थे यहाँ पे कि तो फंक्शन बन गया हमारे पास क्या कि 100 क्यू प्लस में 500 और यहाँ पे आ गया है 5000 अपॉन में क्यू, ये तो फंक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारे पास इतना आया था, कितना 20000। तो आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू ना पुट करके इसको डिवाइड कर दो, कितनी, किससे, क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 10 थी, तो मैं क्वांटिटी को यहाँ पे लिखूंगा तो क्वांटिटी जब यहाँ पे 10 आएगी तो 0 0 कट जाएगा, 2000 आ जाएगा हमारे पास आंसर। एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं, जब मैंने क्वांटिटी यहाँ पे 10 रखी तो 100 गुना में यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे है 500, यहाँ पे है 5000 बटे में 10,
जीरो जीरो कट गई, यहां पे हो गया हमारा 1000, तो 1000 प्लस में यहां से आया 500, प्लस में यहां से आया 500, तो कितना आंसर आया 2000, ये हमारा आंसर है। और ये भी 2000 आ रहा था, जो क्वांटिटी कितनी थी 10, और अगर टोटल कॉस्ट 20,000 आ रहा है तो सिंपल सी बात है 10 चीजों को बनाने का 20,000 रुपए खर्चा आ रहा है, तो एक चीज में कितना खर्चा आएगा, इसको डिवाइड कर दो किससे 10 से, कितना आ गया 2000। और ये भी देख लो, जब एक चीज बनाने में 10,000 रुपए खर्चा आएगा तभी तो 2,000 रुपए खर्चा आएगा, तभी तो 10 चीज बनाने में 20,000 रुपए खर्चा आएगा। अब निकालते हैं आखिरी पार्ट इसी क्वेश्चन का, यानी कि एमसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा उसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई डेरिवेटिव कर दो किसका, टोटल कॉस्ट का, dy by dq ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट है ये रहा, ऐसा करना है डेरिवेटिव, तो ध्यान से देखना, 100 क्यू स्क्वायर है, 100 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्यू का ही रहता है, क्यू स्क्वायर कर दूंगा डेरिवेटिव। अब क्यू का डेरिवेटिव हो रहा है क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 2 उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, किससे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो n उतर के नीचे आता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है, तो यहां से 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 500 क्यू क्या हो जाएगा 500, क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 5000 क्या है कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब यहां पे रखते हैं, यहाँ पे क्या क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है हमारे पास 10 रखूंगा तो 100, यहाँ पे 10 दूनी 20, और यहाँ पे है 500, तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास 2000 और प्लस में 500, ये आंसर आ गया हमारा कितना 2500, तो ये आ गया हमारे पास 2500 आंसर, ये आ गया हमारे पास एमसी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और 5000 पे कांस्टेंट था उसका तो 0 हो गया सीधा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया टोटल मार्जिनल कॉस्ट, तो मैं टीसी भी निकाल लिया, एसी भी निकाल लिया, एमसी भी निकाल लिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया, और वीडियो भी खत्म हो गई। हमने इसमें 2 कंसेप्ट देखे इस वीडियो के अंदर, सिंगल वीडियो के अंदर, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस की वजह से किस रेट से चेंज आता है डिमांड के अंदर, ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा कि रिलेशन क्या होता है एमसी और एसी के बीच में, और अगर क्वांटिटी गिवन हो तो निकालेंगे कैसे। तो दोनों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, मिलते फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, इसके अगले कंसेप्ट्स के ऊपर। अब जिसको जो उतारना है वो उतारना है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले।